अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। इस वक्त नाज़रीन पूरे मुल्क की नजरें 22 जुलाई को पंजाब में होने वाले वज़ीर आला के चुनाव पर लगी हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, एक तरफ तो वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 188 अरकान का नंबर पूरा है, उनकी हिमायत हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो चुका है। बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो फवाद चौधरी हो या दीगर रहनुमा, उनका यह कहना है कि 50-50 करोड़ की बोलियां लगाई जा रही हैं। और यह भी कहा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब नोटों की बोरियां लेकर पहुंच रहे हैं और ये एक बार फिर से जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। एक अरकान है, एक रुकने पंजाब असेंबली है चौधरी मसूद, जिनके बारे में दावा किया गया है कि 40 करोड़ उन्हें देकर तुर्की रवाना कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या इल्जाम लगाया, पहले वो सुनिए। एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहां पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं। 3 एमपीएस हैं, अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफर की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी एमपीए दे सकते हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्ला और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। इल्जामात आपने सुने हैं और इसी हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से एक एहतजाज की कॉल भी तहरीक इंसाफ ने दी है। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि 8 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ मुजाहरा कर रही है इस हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदो फरोख्त के खिलाफ। लेकिन ये इल्जामात सिर्फ तहरीक इंसाफ ही के नहीं है, नून लीग और हुकूमती पार्टी भी इल्जाम लगा रही है कि उनके अरकान को ऑफर्स की जा रही हैं। इलियास चिन्योटी जो कि रुकने पंजाब असेंबली हैं, नून लीग के हज कर वापस आए हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तहरीक इंसाफ ने, काफ लीग ने 10 करोड़ की ऑफर की है कि अपनी वफादारी तब्दील कीजिए, लेकिन उन्होंने ये ऑफर मुस्तरद कर दी है। साथ ही जलील चुरकपुरी साहब से मुतल्लिक शेख रशीद साहब की जो कुछ दिन पहले ऑडियो लीक हुई थी 17 जुलाई के इंतखाब से पहले, ज़िमनी इंतखाब से पहले, वो भी आपके सामने है। तो दोनों तरफ से इल्जामात का बाजार गर्म है। लेकिन एक बार फिर से इस अदम इस्तेहकाम की वजह से मुसलसल स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है और डॉलर मुसलसल बुलंदियों पर जा रहा है। 226 से भी इसकी जो मालियत है वो तजावुज़ कर चुकी है। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि ये कहना है कि जो माशी आशारिये हैं वो तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये जो मुसलसल गैर यकीनी है मुल्क की मईशत में, इसकी वजह अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पे। और जब तक ये रहेगा तब तक ये गिरावट देखी जाएगी रुपए की कदर के अंदर भी, और ये गैर यकीनी भी मौजूद रहेगी। तो क्या इन हालात में पाकिस्तान अगले या फौरी इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलिया हमजा साहिबा तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ होंगी। कुछ ही देर में अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग उनके रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि तजियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं और आगाज़ आलिया साहिबा आपसे करता हूँ कि बेहतर नहीं है कि आप लोग दूसरी पार्टीज़ पे, आसिफ अली जरदारी साहब पे या नून लीग पे इल्ज़ामात लगाने की बजाय पहले अपना हाउस इन ऑर्डर कीजिए, और अगर कुछ ऐसे मुनहरिफ लोग अभी भी मौजूद हैं आपकी सफ़ों में जो कि पार्टी बयानी से इनहराफ करना चाह रहे हैं, वफादारी तब्दील करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक्सपोज होने दें और इल्ज़ामात का सिलसिला उसके बाद देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क को आपने कितनी और तबाही के धाने पर लेकर आना है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि पहले एक रेजीम चेंज करके जो इस दिवालिया होने के करीब है, आज 242 के ऊपर भी जो स्टेट बैंक है वो एलसीज इंपोर्टर्स की नहीं खोल रहा है, डॉलर्स इशू नहीं कर रहा है, और यहाँ पर पूरी हुकूमत किस पर लगी हुई है? पंजाब हुकूमत बचाने के ऊपर। और यहाँ ये जो इल्जामात कहे जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। 9 से 10 की हमारी बरतरी है, हमें क्या जरूरत है? और हमने अगर हुकूमतें ही बचानी होती तो हम वफाक में, तब तो हमारी हुकूमत थी, तब हम अपने मुनारिफ अरकान को क्यों हम पैसे देकर अपने साथ ना रखते? ना हमने पहले पैसों की सियासत की थी, ना हम अब पैसों की सियासत करना चाहते हैं। हमारे 3 एमपीएस का बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में सुबह जमा हो जाएगा। एक एमपीए कह रहे उसे धौंस धांधली के जरिए
सारा कुछ डराया धमकाया जा रहा है। और आपने कल जो राजा बशारत ने वहां पर जिस तरह से आईबी का रोल दिखाया है, वो पूरी की पूरी उनके वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं। ये आप इनकी सियासत आज तक समझे ही नहीं है। मतलब इनकी सियासत छांगा मांगा हमें बार बार क्यों याद कराना आलिया पड़ता है? साहब, हमें ये क्यों एक याद गैर कराना जमहूरी पड़ता है कि इक़दाम उसामा है, बिन इसकी लादेन से मजम्मत इन्होंने इसमें पैसे कोई दो लिया राय था। नहीं है कि होनी सिर्फ चाहिए, एक सेकंड। लेकिन इसके बावजूद ये गैर जमहूरी अमल है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि साफ और शफाफ इंतखाब का इनेकाद इस हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग अब भी आपकी सफ़ों में मौजूद हैं तो ये तहरीक इंसाफ के बयानिए की कमजोरी है कि वो लोग अब भी अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बात कर ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ ये बात इतना होनी कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्यों नहीं जाग रहा है। सारी जिम्मेदारियां मुखालिफिन पे तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल सारी होनी चाहिए। हम तो नहीं जी, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छे पीटीआई से जो है सारा का सारा गंद ये लोग इकट्ठा करके लेकर जा रहे हैं। जिन पार्टियों का ये था उन्हीं के अंदर वो गंद चला जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल तो उठता है, क्यों नहीं उठता उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो रात को 12 बजे तो खुली थी, जिसने सोमोटो तो ले लिया था, अब वो सोमोटो क्यों नहीं ले रही? अगर आपके पास सबूत है, आप अदालत का रुख कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग भी सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं ना। देखें, अभी अगर आप लोगों के पास ठोस सबूत हैं मुझे तो वो बात सामने तो लाए जा रहे पूरी हैं। कर लेने दे, मुझे बात तो पूरी कर लेने दे। जी, किसी बात कीजिए सबूत आप। की कोई कसर रह गई है क्या? सारी दुनिया ने सिंध हाउस के अंदर लगी हुई मंडी नहीं देखी थी क्या? सारी दुनिया ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को वहां पर सेनेट के लिए वोट खरीदते हुए नहीं देखा था क्या? यहाँ पर सबने ये नहीं देखा था कि किस तरह से मुनरिफ अरकान को इकट्ठा करके उनकी वीडियोस बनाई गई थी और कहा गया था कि पीएमएलएन का टिकट बिक रहा है और 25-25 करोड़ जो है वो टर्की लेकर जा रही है। आज भी तो वही चीज कही जा रही है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही कह रहे हैं, खोलें अदालतें और डिस्क्वालीफाई अगर वो इन्हें लाइफ लॉन्ग करते। ये क्या है कि 40 दिन बाद आप इलेक्शन में जाकर दोबारा से इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे। इनको लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। और यहां पर क्यों इलेक्शन कमीशन, वो जो इलेक्शन कमीशन बार बार जाग जाता था, हमारे एमएनएस को डिस्क्वालीफाई करने पर आ जाता था। 20 पोलिंग स्टेशंस की बात हो रही थी तो पूरा डस्का का इलेक्शन कराता था। कल PP7 के ऊपर उस तरह का देखा नहीं है। सभी के पिंडी के ऊपर किस तरह का उनका रिएक्शन आया है अभी तक। मैं उसमें भी आपको एक और बात बता दूं, वहां पर भी PMLN की शिकस्त पक्की है क्योंकि चलिए देख लेते हैं आपके जो इल्जामात हैं उसका जवाब ले लेते हैं गौर बलोच साहब से। वोटों की रह गई है, अभी तो 200 बैग्स मौजूद है। ये यही कर सकते हैं। हार हो चुकी है और अब इसके बाद या तो ये ग्रेसफुली हार को तस्लीम करके आलिया साहब मौका दीजिए, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते, लेकिन इखलाकियात कहाँ हैं यहाँ पर? गौर बलोच साहब, बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं। 50-50 करोड़ की बोली लगा रहे हैं आप लोग। वो कहते हैं ये सिंध के अवाम का पैसा है। जरदारी साहब नोटों की बोरियां खोली हुई हैं। और अगर बात की जाए नोटों को खरीदने की तो अभी आपने 17 जुलाई को नतीजा देख लिया, अवामी रद्देअमल भी देख लिया। अब भी मजीद सियासी नुकसान बर्दाश्त कर सकेगी नून लीग या हुकूमत? देखिए, उस बदबख्त शख्सियत और उस फितना अंगेजी जिसका कि सरगुना इमरान अहमद न्याजी साहब हैं, जिन्होंने कि हमेशा पाकिस्तान की कौम से झूठ बोला, फ्रॉड किया, धोखा किया और उस धोखे के बाद हर अपने बयान से, हर अपनी बात से मुनहरिफ हुए और पाकिस्तान में करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए जो पाकिस्तान की तारीख में जिनकी मिसाल नहीं मिलती। वो आज दूसरे लोगों को भाषण देते हैं। भाई लंबी दूर की बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो इसी असेंबली के अंदर नून लीग के 4 लोग खरीदे गए थे, जिसमें डाहा साहब एक फौत भी हो गए थे और अभी भी शेख रशीद की वीडियो वायरल हो गई है, उस पर कोई शरकपुरी वाली, उस पर कोई सुओ मोटो का ये मुतालबा नहीं करते, अपने गिरेबान के अंदर नहीं झांकते, दूसरों के ऊपर आपकी बात बजा है। ये जो गौहर साहब आप बात कर रहे हैं ये अपनी जगह ठीक है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ये बैठकर बयान देंगे कि जिस दिन ये इंतखाब होना है 22 जुलाई को 4-5 लोग उनके इधर उधर हो जाएं या ना पहुंच सकें तो फिर हमें कुछ ना कहिएगा, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होगा। तो शुगो शुबात तो पैदा होते हैं। फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं आपके रहनुमाओं की तरफ से? देखिए, बात ये है, एक तो डिस्टॉर्शन बड़ी है। जाहिर है मैं स्काइप पर हूं तो मैं प्लीज मेरा आप मौकफ, मेरी बात तो सुन ली ना आपने, समझ आ गई आपको? जी जी, उसका जवाब भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि असल बात ये है कि कल तक ये जिस आदमी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान अहमद न्याजी कहता रहा, आज उसने उम्मीदवार उसको बना दिया। पीटीआई के लोग जो है वो उसको वोट नहीं करना चाहते और बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे इख्तलाफ राय रखते हैं। कुछ लोग इस पर स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, बाकी लोग जो है वो प्रेशराइज करके उनसे ये वोट कुछ लोगों से लेने में ये कामयाब हो जाएंगे।
अब जो लोग ये कहते हैं कि ये उनकी पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं है, इनकी पार्टी के अरकान को इजलास में लेकर आना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो इनकी जिम्मेदारी है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो इस पैराए में की है कि इनकी पार्टी का तो उम्मीदवार ही नहीं है, ये तो उम्मीदवार ही जो है वो काफ लीग का है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को खरीदने वाला शेवा इनका है। ये जो कुछ इन्होंने किया था डस्का के इलेक्शन में, एक तरफ ये इलेक्शन हुए हैं जो कि ऑलरेडी ये जो बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हम जीत गए, भाई जीत कहां से गए? ये 19 सीटें आपकी थी और उसमें से भी 4 और 5 हमने जीत ली है, आप कहां से जीत गए? और दूसरी गुजारिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में आज ना कोई ईवीएम मशीन चली है, ना कोई आरटीएस सिस्टम बैठा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस बात का मोतरफ है कि पाकिस्तान के तरीके शफाफ तरीन इलेक्शन हुए। डस्का के मकाम के ऊपर ये वोट चोरी करते हुए इमरान अहमद न्यादी और उस वक्त का बुज़दार चीफ मिनिस्टर पकड़े गए, और पंजाब की मशीनरी और वफाक की मशीनरी जिस तरह से इन्होंने बेदरेग इस्तेमाल की, जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके सियासतदानों के घरों से बरामद, यानी कि आपको कोई एतराज नहीं है। देखें आप ये तो अली गौर साहब बात कर रहे हैं ना कि वो काफली के कैंडिडेट हैं तो पीटीआई के लोगों को एतराज होगा, ये तो खैर उनका आपस का मामला है। आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है ना, आप लोग तो कोई रुकावट किसी किस्म की नहीं डालना चाह रहे इस तमाम प्रोसेस के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको जिम्मेदारी दी है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाब को यकीनी बनाना है। जी बिल्कुल, हम तो उस दिन इलेक्शन में जा रहे हैं, इनके पास जितनी अगर इनके पास अक्सरियत है, इनके पास अपनी अक्सरियत नहीं बनती, जाहिर है उसमें काफ लीग है, दीगर है, इनके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है कोई ना। तो दूसरी बात यह है कि अगर इनके अपने अरकान भी उधर नहीं जाएंगे, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार है, पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी, बल्कि पूरी दुनिया उस इलेक्शन को देखेगी और लाइव देखेगी। ठीक है, लेकिन ठीक है अली गौर साहब आपका पॉइंट आ गया। देखिए मैं गुजारिश करूं ना, ये वो परवेज इलाही साहब हैं जिन्होंने उस वक्त गुंडे असेंबली में दाखिल किए थे, और जिस लेकिन फिर अली गौर साहब फिर वही बात है, आप लोगों ने भी तो उन्हें ऑफर किया था वजीर आला पंजाब बनने के लिए। अब अगर उन्होंने नहीं आपकी एक्सेप्ट की ऑफर, तो अब आप उनको वही बयानात याद दिलवा रहे हैं कि जी सबसे बड़े डाकू का बयान खान साहब दे चुके हैं, लेकिन आपने भी बार उनको ऑफर की थी। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं अमीर अब्बास साहब, ये जो खींचातानी है, इल्जामात है और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बार फिर से शोर है, जो 17 जुलाई को अवामी रद्दमल आ चुका, आपको लगता है कि कोई पार्टी दोबारा रिस्क लेगी हॉर्स ट्रेडिंग की और ये लोटों की खरीदो फरोख्त का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? देखिए जुनैद साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी रथलेस हो चुकी है, इतनी रथलेस हो चुकी है कि वो जो आज से 150-200 साल पहले जब दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी और एक बादशाह दूसरे बादशाह का कत्ल करवा दिया करता था, शहजादा अपने बाप बादशाह को कत्ल करवा के खुद बादशाह बन जाता था, भाई भाई को कत्ल करवा के बादशाह बन जाता था। मेरा ख्याल है वो गनीमत लग रही है वो सियासत हमें, जो आज पाकिस्तान की सियासत हो चुकी, यानी वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटीज, ट्रेडिशंस, इसका तो कोई नामो निशानी नहीं है। एक हदफ है, वो जो मैकिविलियन अप्रोच है कि आपने किसी ना किसी तरह से इक़्तिदार हासिल करना है, उसके लिए आपको कुछ भी पामाल करना पड़े, कुछ भी रौंदना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप कर जाए। मैं ये किसी स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो सियासी हालात पिछले 8-10 सालों से हम देख रहे हैं, मैं उसका एक नक्शा आपके सामने रखूं। अब ये जो करंट सिचुएशन है आप इसमें देखें, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुनहरिफ होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, यानी कोई मुनहरिफ होगा 100 बिस्मिल्लाह हो। इस सूरत में अमीर साहब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इल्जामात में कुछ सदाकत है, इस तरह की बड़े लेवल की 50-50 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है सियासी तौर पे खान साहब की कि इतना प्रेशर डेवलप किया जाए कि ऐसा कोई ख्याल या ऐसा कोई इकदाम करने का सोचे ही ना मुखालिफिन? देखिए स्ट्रेटजी भी हो सकती है, और अगर ये स्ट्रेटजी तो बड़ी कामयाब, इसको कहते हैं ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। इमरान खान साहब हो सकता है उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस दिया हो। जहां तक 40 करोड़ की बात है, तो देखिए 40 करोड़ तो जुनैद कुछ भी नहीं है। 40 करोड़ रुपए तो एक पंजाब के किसी एक महकमे, आप एलडीए को उठा लें, 40-50 करोड़ रुपए तो उसके डीजी की औकात नहीं है। सो जहां हुकूमत बनानी हो वहां अगर पैसा लगाना हो तो पैसा लग सकता है। ये 40 करोड़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हुकूमत बचाने के लिए। देखिए एक तरीका है पीडीएम के पास हुकूमत बनाने का, जायज, जमहूरी और आईनी, और वो तरीका यह है कि वो पीएमएलक्यू को अपने साथ अलायंस में शामिल कर ले। अगर पीडीएम पीएमएलक्यू को अपने साथ शामिल कर लेती है तो वो 110% डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, कोई शक नहीं है। और इस चीज के इम्कानात आपको लगते हैं? ये
नहीं, इसके इम्कानात तो खत्म हो गए, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी बयान आ गया ना, परवेज इलाही तो पहले इनके उम्मीदवार है, चौधरी शुजात का भी बयान आ गया। अब अगर पीएमएल-क्यू पीटीआई के साथ कोलिशन बना के गवर्नमेंट बनाती है, तो इसके बावजूद अगर पीडीएम हुकूमत बना जाए नून लीग, तो इसका मतलब है कि कोई फाउल प्ले हुआ है। मैं यहां नवाज शरीफ साहब को एक बात का क्रेडिट देना चाहूंगा कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब मरकज में उनकी हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ साहब को कई लोगों ने उकसाया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए परवेज खटक के खिलाफ, या आप गवर्नर रूल लगा दें, इमरान खान की हुकूमत खत्म करने किसी तरह से। तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं, उनका मैंडेट है, हमें उस मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि आज भी पीएमएलएन को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वो जमहूरी तरीके से क्वाफ लीग को साथ नहीं मिलाते और क्वाफ लीग और पीटीआई हुकूमत बनाते हैं, तो ये उनका मैंडेट है। आप अगर उनके मैंडेट को आज किसी तरह से शॉर्टकट लगा के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ सकते हैं, आप हुकूमत भी बना लेंगे, लेकिन हुकूमतें बनाना तो कोई कमाल नहीं है ना यार। हुकूमतें तो कुछ भी, अगर आपने ये तय कर लिया है कि हमने हर हलाल हराम से बाला तर होकर हुकूमत बनानी है, तो वो तो बन सकती है, वो कोई कमाल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आप मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। कल को यही इमरान खान आपके खिलाफ साजिशें करेगा। बिल्कुल, ये अहम पॉइंट है। और इस हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का तो दावा यही है, नारा ही कि सियासत नहीं रियासत बचानी है, लेकिन क्या इस पे अमली तौर पे मुजाहरा भी किया जा रहा है, इस पे अमल भी किया जा रहा है, और इसके नताइज क्या हो सकते हैं इस हॉर्स ट्रेडिंग के, इस जोड़ तोड़ के, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में है। इसी पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और जो हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसके जवाब में जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं, उसके जवाब में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, वज़ीर दाखिला पंजाब का क्या कहना था आज, वो भी सुनिए। इब्नुल वक्त आदमी है जिसका नाम फवाद चौधरी है, वो चीखें मार रहा है, अता तारड़ को गिरफ्तार करो, अता तारड़ को गिरफ्तार करो। ये नहीं पता किसको कह रहा है कि गिरफ्तार करो, मगर उसकी चीखों पुकार सुनाई दे रही है। तो फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो, तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। लियाकतपुर से एमपीए चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। ये चौधरी मसूद जो पीटीआई के लियाकतपुर से एमपीए हैं, ये उनका इस्तीफा है। ये अभी एक इस्तीफा आया है, हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाए। तो आलिया साहब, आपके इल्जामात को तो हुकूमत मुस्तरद कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपके अराकीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस वजह से नाखुश है कि आपके वजारत आला के कैंडिडेट परवेज इलाही साहब हैं, जिनकी सिर्फ 10 सीटें हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? कुछ इख्तिलाफात हैं, उनका इजहार भी पार्टी के अंदर हो रहा है? जुनेद साहब, या तो ये खुद बहुत भोले हैं, या ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, या ये अभी तक 90s की सियासत से बाहर नहीं आ सके हैं। सबसे पहले तो मैं, ये जो बैठा हुआ था ना बंदा, इसका ये मतलब अस्तगफिरुल्लाह, दादा साहब इनके जज खरीदते थे, ये यहाँ पर एमपीएस खरीद रहे हैं, और फिर ये आकर अल्लाह की कसमें, कुरान की कसमें, कोई क्या कुरान इस्लाम को इन्होंने क्या बना दिया। तौबा अस्तगफार पढ़े, सियासत को जिस तरह से आपने आलूदा कर दिया, अब ये इस्लाम को तो ना लेकर आए बीच में। लेकिन मैं इनके लिए सिर्फ इतना बता दूं, अप्रैल का इस्तीफा स्पीकर के पास नहीं है, इनके पास क्या कर रहा था? पहले तो ये मुझे इसका जवाब देना। इस्तीफा तो स्पीकर के पास होना था, बाय इलेक्शन कराते, उस पर कराकर अपना वोट इकट्ठा करते। ये कौन सी यहाँ पर बात करें? और दूसरा, मैं अपने दूसरे भाई के लिए बता दूं, जरा इनकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। इनकी क्या, इनकी वो जो लीडरानी बैठी है उसकी क्या, वो जो साद रफीक साहब कल बैठे थे, 20 में से 11 आजाद उम्मीदवार थे। आजाद उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दिया था, यानी पीएमएलएन का वोट, और आजाद उम्मीदवार जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स बनते थे, जो इनके कहने के ऊपर लोटे हो गए थे, उन दोनों का वोट इकट्ठा होना था। अब मजे की बात क्या है कि पीटीआई ने अपनी आलिया साहब ये जो दावा किया अताउल्लाह तारड़ ने, वो कहते हैं कि आपका कोर कमेटी का जो इजलास, सुन ले बात आलिया साहब, देखिए इस तरह तो फिर आप जलसे के अंदर तो मुसलसल तकरीर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो काउंटर क्वेश्चन चलता है। अब यार सुनिए, अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना है कि कोर कमेटी के इजलास में 100 रुकन मौजूद थे, लेकिन आप 188 का दावा कर रहे हैं, तो बाकी अराकीन कहां पे थे? वो क्यों नहीं मौजूद थे वहां पर?
जुनैद साहब मेरी तो सुन लेना, तो उसके बाद 9 हमारे थे जो पीटीआई के टिकट पर हुए थे, 9 हमने सीटें जीत ली, 6 सीटें उससे ऊपर हो गई, 7वीं सीट हम पिंडी की जीतने लगे, बाकी आज 3 सीटें वो भी इन्होंने जो धौंस डाल ली। मुजफ्फरगढ़ के अंदर आपने देख लिया है, 40 लाख जिंदों को इन्होंने मुर्दों में करके देख लिया। उसके अलावा लोगों के वोट एक हल्के से दूसरे हल्के में डलवा कर देख लिए, फिर भी इनका कुछ नहीं बना। तो उसके बाद ये अब इल्जामात की सियासत करेंगे। फिर आपने जो बात की है, देखिए मेरी एक बात सुन लें, सारे बंदे उधर ही हैं, सारे बंदे आज पीसी के होटल के अंदर आ रहे हैं। जाकर आप भी मीडिया के किसी बंदे को भेज दे, ये भी बंदे भेज दे, जाकर बंदे गिन ले। हमें तो कोई नहीं है, फिर ये इखलाकी जुर्रत करेंगे ये इस्तीफा दे दे, हमें तो कोई वो नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम ये जंग जीत चुके हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात शुरू हुई थी ना फितना अंगेजी से। फितना अंगेजी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। फितना अंगेजी ये होती है जब इनका वजीर दाखिला आकर कहे मैं 5 से 6 MPs को गायब कर लूंगा। फितना अंगेजी ये होती है जब इनकी लीडरानी वो आकर ये कहे इनकलाब तो आ रहा था लेकिन सामने राना था। इनके जो बाकी लीडरान है वो आकर ये कहें कि हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए, हमारे ऊपर फॉस्फोर बम बनाने के पर्चे कटवाए, हमारे घरों और घर वालों को हरास किया जाए। यहाँ पर इंतकामी कार्रवाई तो अलिया साहब आपके दौर में भी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केसेस बने, फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से उस केस को ज्यादती कहना, वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2 केसेस को इकट्ठा नहीं कर सकते, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। करप्शन के केसेस थे, इन्होंने करप्शन की थी और उसकी तस्दीक खुरम दस्तगीर साहब ने भी किया, उसकी तस्दीक जावेद लतीफ साहब ने की है कि हमने अपने करप्शन के केसेस से बचने के लिए, हमने एक आम तकरीरी से बचने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे। पूछे इनसे कौन था, नाम लेना, किसने मौका दीजिएगा कि एक आम तकरीरी होने वाली है और जिसके बाद तुम लोग जेलों के अंदर हो गए, इसलिए फौरी तौर पर इमरान खान को इक़्तिदार से उतारो। मसला ये है कि आज जिनको यहाँ पर $241 का भी नहीं मिल रहा है, जिनको कैबिनेट मीटिंग्स करनी चाहिए थी, वो अपने बेटे का इक़्तिदार बचाने के लिए मैशत के ऊपर आते हैं दोबारा। अलीगौर साहब, जो अगर 22 जुलाई को वजीर आला लोग यहाँ पर मर गए हैं वहां पर दरिया में डूबकर, और यहाँ पर वो वजीर आला लोगों को खरीदने के लिए मौका दीजिए। इस तरह बात नहीं बनेगी, इस तरह दूसरों को भी मौका दिया कीजिए। अली गौर साहब, अगर रेज इलाही साहब बन जाते हैं वजीर आला 22 जुलाई को, तो फिर क्या सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम रह जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और उस सूरत में भी आप लोग टेन्योर पूरा करने को प्रेफरेंस देंगे? देखिए बात ये है कि ये तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए कोई डर और खौफ की बात नहीं है। हम वो पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 4 साल से हम झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप को कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, हमें जेलों में डालकर जनरल इलेक्शंस करवाए गए, RTS सिस्टम बंद करके हमारा मैंडेट चुरा कर इन लोगों को इक्तदार के ऊपर इस टोले को मुसल्लत किया गया। और आप जानते हैं कि बेशुमार दफा पहले भी हो चुका है। आपने देखा था कि पहले ऊपर जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती थी, तो अगर इनकी हुकूमत आ भी जाती है वोटों के जरिए तो इसमें तज्जुब वाली क्या बात है। पहले तो हमारे पास मरकज में भी हुकूमत नहीं थी, इन्होंने वोट छीने हुए थे, अब तो हमारे पास मरकज में भी हुकूमत है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं है कि मरकज में भी हमारे पास हुकूमत हो और सूबे में भी। हाँ, हमें लगता ये है कि इनकी हुकूमत अब नहीं बन पाएगी पंजाब में, क्योंकि ये वोट चुरा कर आए हैं। और दूसरी बात, ये असल बात की तरफ नहीं आते, ये शरकपुरी पर बात नहीं करेंगे, ये उन 5 अरकान के ऊपर बात नहीं करेंगे जिसको बुजदार के दाएं और बाएं बैठकर 4 साल ये तस्वीरें बनाते रहे, उन लोगों की बात नहीं जब आप ये इल्जामात लगाते हैं तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आप हुकूमत है, आप तो कम से कम ये एतराज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, उसकी तहकीकात करवाइए और सामने रखिए हकायक। जी देखिए, तहकीकात तो वो तो ये तो सब कुछ मतलब है कि बिल्कुल ओपन है ना, कोई खुला है। ये वो जो अरकान बैठे हैं, इसको सिर्फ इल्जामात की हद तक रहने देंगे आप, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इल्जामात नहीं है, ये तो हकीकत है ना कि उन लोगों को इन्होंने तोड़ा था। अब अगर इनके लोग अगर कोई मुनरफ हो जाए, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि ये कहते हैं कि पैसे से खरीदे गए। अच्छा, आपको लगता है अलीगौर साहब, आपको लगता है 22 जुलाई को वजीर आला बनने जा रहे हैं परवेज इलाही साहब? नहीं, 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब होंगे। मैंने ये कैसे होगा का जवाब दिया है। ये देखें, ये होगा कैसे? आपके पास तो नंबर पूरे नहीं है, तो फिर ऐसा भाई हमारे पास है, हमें पता है उन अरकान का कि जो कि इनको वोट नहीं करना चाहते, और उनकी तादाद से
देखिए उनकी तादाद 10 से भी ज्यादा है जो इन लोगों को वोट नहीं करना चाहते। ये वोट अगर 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 ये इतने कॉन्फिडेंट है तो इनको अपने अराकीन को होटलों में कैद क्यों करना पड़ा? लेकिन उस कैद में रहते हुए भी कुछ लोग इनको वोट होटल करने के अंदर नहीं तो आप जाएंगे। लोगों ने भी बिठाए हुए ना अपने अराकीन को, लेकिन ये बताइए कि क्या वो अपने तौर पे हम तो वोट कास्ट नहीं करेंगे? कोई इसमें एफर्ट है जरदारी साहब की या नून लीग की? और क्या इस्तीफे उनके भी आपके पास मौजूद हैं? क्योंकि चौधरी मसूद साहब का तो उन्होंने इस्तीफा दिखाया अताउल्लाह तारड़ ने, क्या बाकियों के इस्तीफे भी आपके पास आ चुके हैं? देखें इस्तीफे जरूरी नहीं है कि इस्तीफे अगर एक बंदा वोट अगर इनके खिलाफ देगा जाकर तो फिर ही इस्तीफा उसको देना पड़ेगा ना। लेकिन अगर वो वोट के लिए जाएगा ही नहीं, इनकी मेजोरिटी नहीं बन पाएगी, तो उनको हमने नहीं रोकना, वो खुद ही नहीं जाना चाह रहे। ये लेकर आए, अपने अराकीन पूरे करें और आकर इक्तदार संभालें पंजाब का, अगर इनमें हिम्मत है तो। मैं ये इनको एडवांस बता रहा हूं आपके प्रोग्राम की वसादत से कि परसों इनके बंदे पूरे नहीं होंगे, और वो इस वजह से नहीं होंगे कि इनकी पार्टी के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। चूंकि 2018 के इलेक्शन में इन लोगों ने ठीक है, ये एक बार फिर से बड़ा दावा हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है। नाज़रीन, राना सुनाला साहब ने जिस तरह से कहा था कि 5-7 लोग अगर इधर उधर हो जाएं या ना पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होगा। अली गौहर साहब भी कुछ वैसे ही बात कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब की इस बारे में राय क्या है, एक ब्रेक के बाद जानते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और मुफाहमत के चैंपियन समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। कुछ देर पहले एमक्यूएम का वफ्द भी पहुंचा है खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में। तो अमीर अब्बास साहब, क्या खिचड़ी पक रही है ये इस मौके पे इन मुलाकातों का क्या मानी लिया जाना चाहिए? और साथ में कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये जो इत्तेहाद है काफ लीग और पीटीआई का, ये गैर फितरी इत्तेहाद है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है काफ लीग का हमेशा की तरह। लेकिन खान साहब ने जो अभी अपना बयानिया सेट किया है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और उसके ऊपर ज़राई भी मिली है। तो आपको लगता है कि देर तक ये इत्तेहाद चल पाएगा? तो जुनैद खान साहब का भी तो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बड़ा प्रो बयानिया था ना, आज से 3.5 माह पहले तक, जब तक वो इक़्तिदार से नहीं निकले थे। वो सारा दिन तो हमें एस्टैब्लिशमेंट और फौज और आर्मी चीफ और इन सब की तारीफें तो सुनाया करते थे। जी हाँ। और उनसे कभी कोई सवाल भी होता था तो वो तो मेरी DGISPR से ज्यादा दिफा कर रहे होते थे फौज का और एस्टैब्लिशमेंट का। सो आज जब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो उनका बयानिया बदल गया। सो ये बयानिए और बयानियों के मुताबिक फिर इत्तेहाद और ये इल्हाक ये तब्दील होते रहेंगे। जरदारी साहब ने दरअसल ये पेशकश की कि PMLN को कि अगर आप कहें तो हम चौधरी परवेज इलाही को अपना उम्मीदवार बना लेते हैं। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कौफ लीग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही थी और चौधरी परवेज इलाही को पेशकश हुई, लेकिन उस वक्त PMLN उस बात पर एग्री नहीं कर रही थी कि हम पूरा पंजाब उठाकर परवेज इलाही को कैसे दे दें। और परवेज इलाही के साथ तो नून लीग की एक सियासी मुखासमत रही है रवायती पिछले 22 साल में जब से कौफ लीग बनी। सो अभी फिर जरदारी साहब ने ये पेशकश की कि हम इनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, जिसके बाद आपको अमीर साहब क्या लगता है ये ऑफर जो कि आज होने जा रहा है, अगर वो वजीर आला बन जाते हैं, ये ऑफर तो बहुत पहले हुकूमत कर चुकी थी, उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करना, तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहने की क्या वजह लगती है आपको काफिले की? देखिए कौफ लीग इस बात को एक तो खैर कौफ लीग अब स्प्लिट हो गई है। अगर आप परवेज इलाही वाली कौफ लीग की बात करें तो परवेज इलाही इस बात को जानते हैं कि पंजाब के अंदर अगर हम अपनी पार्टी को जम कर देते हैं मुस्लिम लीग नून में तो हुकूमत तो हमेशा शरीफ खानदान ने करनी है, वजीर आला उनका बनेगा, वजीर आजम उन्हीं का बनेगा, मैं और मेरा बेटा हमें क्या मिलेगा? अगर हमने ले दे के एक फेडरल मिनिस्टर ही बनना है हर दफा मुस्लिम लीग नून की को ज्वाइन करके, तो फेडरल मिनिस्टर तो इमरान खान ने भी बना दिया मुनीस इलाही को, और परवेज इलाही को स्पीकर बना दिया। अच्छा, इससे पहले भी परवेज इलाही कस्टोडियन ऑफ पंजाब असेंबली रह चुके हैं नून लीग के जमाने में 97-99 में। सो उन्होंने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि हमें सियासी तौर पे कोई फायदा नहीं है कि अगर हम PMLN को ज्वाइन करें। हाँ, अगर हम PTI को ज्वाइन करेंगे तो हम बार्गेनिंग पोजीशन में बेहतर हो सकते हैं, हम ज्यादा शेयर ले सकते हैं, क्योंकि PTI को अपने सर्वाइवल के लिए PMLQ की सपोर्ट चाहिए पंजाब में। नून लीग अभी भी पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, PTI उसको डेंट डालने की कोशिश कर रही है, उसका वोट बैंक लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन PMLN एक बड़ी पार्टी है पंजाब की। PMLN इतनी डिपेंडेंट नहीं है PMLQ के ऊपर जितनी PTI को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है PMLQ के ऊपर। और आपने देखा कि मुनीस इलाही को इमरान खान साहब ने वजीर बना भी दिया, अगरचे वो नहीं बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने बना दिया, और परवेज इलाही स्पीकर रहे।
सो अब उनके उम्मीदवार भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर है कि अगर हम पीटीआई के साथ चले। बिल्कुल ठीक है। आलिया साहब, अगर हम बात करें मुल्क की मईशत की, मौजूदा हुकूमत इल्ज़ाम तो लगाती है कि ये सारा किया धरा खान साहब का है, उनकी डील्स, IMF को यकीन दहानियाँ जो कि हम अब आगे आवाम तक डिलीवर कर रहे हैं या उन तक ट्रांसफ़र कर रही है सारा बोझ, लेकिन आप ये मुतालबा कर रहे हैं फौरी इंतखाबात का। इन हालात में किस तरह से संभालेंगे? क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि फौरी इलेक्शन हो और एक बार फिर से अदम इस्तेहकाम, क्योंकि इल्ज़ाम तराशी और ये सारा कुछ तो लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इसी तरह जारी रहेगा? आलिया साहबा तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। अली गौर साहब, यही सवाल आपसे है कि फौरी इंतखाबात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान सामने आया कि माशी अशारियत दुरुस्त है लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम वजह बन रहा है डॉलर के ऊपर जाने की और स्टॉक एक्सचेंज के गिरने की। तो आपके ख्याल में एक बेहतर ऑप्शन होगी क्या हुकूमतों के अंदर तब्दीली एक बार फिर से गैर यकीनी में नहीं डाल देगी इस मुल्क को, मुल्क की मईशत को? देखिए, असल मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी आपने देखा कि जिस तरह से के बयानात फवाद चौधरी ने दिए कि बंद कमरों में के अंदर बैठकर फैसले नहीं होने चाहिए, शहबाज गिल साहब जो थे वो एक नया फार्मूला पेश कर रहे थे कि भाई आइन में तब्दीली कर दें और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइनी तौर पर कोई अपना रोल ले ले। देखिए, बात ये है कि जब तक तो ये बेनिफिशरी होते हैं उस निज़ाम के, कि जब इनके जरिए ये सिस्टम बिठाया जाता है, जब इनके लिए वोट चोरी किए जाते हैं, जब नैब के जरिए डरा धमका कर पार्टियां तोड़ी और बनाई जाती हैं और लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं, उस वक्त तो ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी जरूर हुई कि इन्होंने भी आज मियां नवाज शरीफ साहब का जो नजरिया उसकी तायीद की और उस पर मोहर साबित की कि जो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा कहते आ रहे हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें इनको उस वक्त क्यों नहीं याद आती जब ये मतलब है कल तक उन तमाम लोगों की चेयरमैन जो हमारे हैं इलेक्शन कमीशन की उसकी भी तारीफ करते थे। आज जिस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने जिसकी कि पूरी पाकिस्तान की अवाम गवाही देते कि शफाफ तरीन इलेक्शन हुए, जिसमें कि कोई RTS सिस्टम नहीं बैठा, जिसमें कोई EVM मशीन अली गौर साहब, चीजें संभाल क्यों नहीं पा रहे? आपके वजीर खजाना वो कहते हैं कि जी मुश्किल फैसले मजीद भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसके असरात क्यों नहीं आ रहे? आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और आप लोग 100 रुपए बढ़ाते हैं, सिर्फ 18 रुपए कम करते हैं, और ये जो डॉलर मुसलसल ऊपर बढ़ रहा है ये कहां पे जाके रुकेगा? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हमसे इक़्तिदार छीना गया था उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात इस तरह से नहीं थे। लेकिन उन 4 सालों का ये किया धरा है जिसमें कि वो उन भयानक शराइत के ऊपर IMF से कर्जे लिए गए। हालांकि ये कर्जे हमने भी अपने दौर में लिए, लेकिन उस वक्त तो मोटरवेज बने, उस वक्त तो बिजली के कारखाने लगे, उस वक्त तो ज़रबे अद भी हुई, उस वक्त कराची की रौनकें बहाल हुई और रोशनियां भी बहाल हुई पाकिस्तान की। उस वक्त तो पाकिस्तान ने तरक्की की। उस वक्त जो मतलब है कि आपने देखा कि जो गुर्बत की लकीर से इनके दौर में 2 करोड़ लोग नीचे आ गए, हमारे वक्त में वो 4% तक थी महंगाई। लेकिन इसके बावजूद अली गौर साहब ये कहा जा रहा है कि जी सालों में खान साहब के दौर में डॉलर 50-55 रुपए ऊपर गया, लेकिन आपके 3 महीनों के अंदर ये 40-45 रुपए ऊपर जा चुका है। तो क्या ये नाकामी इसको ना समझा जाए? आलिया साहब इस पर टेक किया, एक ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आलिया साहबा, मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है इस मुल्क के, वो कहते हैं कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसके बायस डॉलर ऊपर जा रहा है, मईशत तबाही का शिकार है। तो इन हालात में आपको लगता है कि मुल्क को फ़ायदा होगा फौरी इंतखाबात से या मज़ीद नुकसान होगा? सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, मिफ्ता इस्माइल साहब से कहें कोकोमो की फैक्ट्री चला लें, अल्लाह का वास्ता इस मुल्क की इकोनॉमी को और बेड़ा गर्क ना करें। उनके लिए तो एक लाइनर मेरा जवाब है। दूसरा, मैं तो कहूंगी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने जो अभी मेरे भाई ने स्टेटमेंट दिया, मतलब किस कदर ढिठाई और गुंडागर्दी से इन्होंने कहा है कि अवाम के मैंडेट पर हम एक दफा दोबारा डाका मारेंगे, एक दफा दोबारा हम खरीदो फरोख्त की मंडी यहाँ पर करेंगे। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, अवाम ने अपने वोटों से इन्हें बता दिया है कि ये
काबिल नहीं रहे। 20 लोटे इन्होंने वफाक में खरीद कर अपनी हुकूमत बनाई। आलिया साहबा, 20 इन लोटे हालात में यहाँ पर इलेक्शन हो मुनरिफ भी हुए। जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं चीफ लग रही? इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ को एक नहीं सेकंड, मानते। देखिए नहीं जुनैद साहब, मैंने बड़ी दो EVM दफा उनकी बातें सुनी है। नहीं एक सेकंड, EVM नहीं को मेरी कहते हैं एक कि बात आप सुने, शामिल मैंने करें, दो दफा ओवरसीज उनकी का हक बातें दिया सुनी, जाए अब मुझे उन्हें। जवाब इन हालात देने में आप दें। नताइज अब नहीं मुझे मानेंगे। जवाब देने दे, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए मेरी एक बात सुने, अब किस चीज पे आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करें? ये जो PP 7 पिंडी के अंदर हुआ है उस पर आप बात करें, 40 लाख मरे हुए को, जिंदों को मरे हुए में डालने की बात करें, मुजफ्फरगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है कहा है उसकी बात करें, किसकी आप बात करें? मुझे ये बताएं, पूरे 20 हलकों में जिस तरह की नाअहलियां सामने आई हैं, जिस तरह से अवाम ने, अगर अवाम का टर्नओवर 50% का ना होता तो 5-5 हजार तो ये लोग जेब में लेकर आए थे। ये लोग बुरी तरह से अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अब ये जमहूरियत के ऊपर एक दफा दोबारा शब खून मारने लगे, कानून और आइन की दोबारा धज्जियां चलो दोबारा शब खून मारने लगे, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब, अगर नताइज को नहीं माना जाएगा तो उन इंतखाबात का क्या फायदा? उससे तो मजीद इंतशार और गैर यकीनी फैलेगी। क्या लगता है आपको? मैंने उनकी बात 2 दफा सुनी है। आलिया साहब, वक्त कम है। से फायदा इनको हुआ, RMS सिस्टम से फायदा इनको हुआ, अब भी सारा फायदा ये लोग उठाने की, चलिए और ठीक हो अगर गया, आपका अब टेक आ इन्होंने गया। किया तो मैं आपको बता रही हूँ श्रीलंका से बुरा हाल होगा इनके घरों का। अवाम इनको नहीं छोड़ने अमीर वाली, अब्बास साहब, और ये आराम ठीक है, आलिया साहब, आपका पॉइंट आ पंजाब गया। की थैंक यू। हुकूमत भी छोड़ते हैं और वफाक की भी। जी अमीर साहब। जी देखिए जुनैद, पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा हो गई है। सियासत में हमेशा से रहा है नफरत एक दूसरे के खिलाफ, और ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी होता है कि एक जमात दूसरी जमात के खिलाफ अवाम में निकलती है, बुरा भला भी कहती है, तनकीद भी होती है। अभी बरतानिया जो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है उसमें आप देख लें ऑपोजिशन जो है वो बोरिस जॉनसन के साथ क्या कर रही है। लेकिन जितनी कदूरत, बुग़्ज़, जिनात हमारी सियासत में पैदा हो चुका है, ये तो वो मंजर है जो हम पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब में और सिंध में जो वडेरों की जमीनों के ऊपर जो झगड़े हैं, खानदानी झगड़े हैं, एक खानदान ने दूसरे के 50 कत्ल कर दिए, उसने उसके 70 कत्ल कर दिए, यानी इस हद तक सियासत को लेकर जाया जा चुका है। अब यही 4-5 पार्टियां हैं बड़ी जो इस मुल्क का करता धरता है, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जब तक ये बैठ के पाकिस्तान के इश्यूज को ग्रे, व्हाइट एंड ब्लैक में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आपको इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। दूर दूर तक देखिए, 225 रुपए डॉलर चला गया, 250 रुपए जाने की बातें हो रही हैं। अभी श्रीलंका का जिक्र खुद यहाँ पे प्रोग्राम में हो रहा था। ये इस वजह से हो रहा है कि इनके अंदर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा, ये एक दूसरे के साथ जातियात पर उतर आए हुए हैं। ये इनका मतबा नजर मुल्क अवाम नहीं रहा, इनका मतबा नजर है कि ठीक है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि सामने वाला जिम्मेदारी लेनी होगी किसी ना किसी को, खासतौर पर अली गौर साहब। अगर जिस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो फिर आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे आप? मुझे 1 मिनट एक बात का जवाब देने दें। आलिया साहब, वक्त थोड़ा है, सिर्फ 1 मिनट। अली गौर साहब बात कीजिएगा। सिर्फ एक बात का, मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली मैं आपके साहब से ये कहना चाहती हूँ, अमीर साहब, बात नहीं करने देंगी, उसकी वजह ये है, आलिया साहब वक्त नहीं है, उसकी वजह ये है कि मेन मकसद ये है बात करने का कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।